तो हम रिएक्शन एंथैल्पी पढ़ रहे थे, जिसमें हमने 2 टाइप की रिएक्शन एंथैल्पी पढ़ चुके हैं। जो इसमें थर्ड टाइप की जो रिएक्शन आती है वो हमारे पास आती है स्टैंडर्ड एंथैल्पी, ऐसे लिख देता हूं, ऑफ फॉर्मेशन। तो आप इसके नाम को देखो, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, मतलब जो स्टैंडर्ड वैल्यू जो हम केमिकल प्रोसेस करवाते हैं, जिन मॉलिक्यूल्स का हम केमिकल प्रोसेस करवाते हैं जिसमें रिएक्टेंट्स होते हैं, हमें कुछ प्रोडक्ट मिलते हैं, इनको एक्चुअली इनकी स्टैंडर्ड वैल्यू लेनी है। एक बात तो ये अपने हेडिंग में बोल रहा है कि हमें उनकी स्टैंडर्ड वैल्यू लेनी है। स्टैंडर्ड वैल्यू क्या थी उनकी? प्रेशर है 1 बार और जो टेम्परेचर है वो है 298 केल्विन। तो एक कंडीशन तो ये बोल रहा है कि हमें स्टैंडर्ड वैल्यू लेनी है केमिकल प्रोसेस में जो रिएक्टेंट्स हैं और जो प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, आगे इसमें सेकंड पॉइंट क्या बोलता है, ये इसमें एक थोड़ा सा, इसमें एक जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो यही कहता है कि कोई रिएक्शन हो रही है तो हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो उसी के एलिमेंट का होगा। मतलब जैसे मान लो, जैसे आलू है, ठीक है, और आलू से हमने चिप्स बनाए। आलू हमारा रिएक्टेंट था, आलू, और इससे हमने चिप्स बनाए। तो आलू हमारे के लिए क्या है? रिएक्टेंट, और चिप्स हमारे क्या है? प्रोडक्ट। ऐसा प्रोडक्ट जो अपने एलिमेंट से बने, मतलब उसी के प्रोडक्ट से कुछ और प्रोडक्ट बने, तो ऐसे इस टाइप की जो रिएक्शन होती है ना, वो इस हेडिंग में आती है, मतलब इस टाइप की रिएक्शन में आती है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। ठीक है, समझ गए? जैसे एक बॉल है, अपने पास एक बॉल है, ठीक है, उसको हमने काटा, ठीक है, तो जो ये हमने जो इसका पार्ट जो काटा है वो उसके एलिमेंट से काटा है, वो उसका एलिमेंट था। तो इस टाइप को हम स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन में आती है, इस टाइप की। ठीक है, तो एक तो हुई ये बात कि भाई ये क्या होता है। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें स्पेशली हम मोल में लेते हैं। ठीक है, इसमें हम वैल्यू ऐसे नहीं कि कुछ भी ले लेंगे, हम इसमें जो वैल्यू है वो मोल में लेंगे। ठीक है, जैसे किलो होता है, लीटर होता है, उसी तरह इसमें हम मोल में लेंगे। ठीक है, एक बात ये कहता है ये कि जो भी हम प्रोडक्ट लेंगे या जो भी हम रिएक्टेंट लेंगे जो हमें प्रोडक्ट देगा, हम उसको मोल में लेंगे। ठीक है, एक बात हमें ये बताता है। इसलिए इसको हम स्टैंडर्ड मोलर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन भी कह सकते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड मोलर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। मोलर क्यों? क्योंकि हम मोल में ले रहे हैं रिएक्टेंट को। और अच्छा, इसका जो सिंबल होता है वो क्या होता है? वो होता है डेल सुपरस्क्रिप्ट एफ एच, रिएक्शन एंथैल्पी वाला मार्क। ठीक है, जैसे अगर आप रियल में वैसे एग्जांपल देखो केमिस्ट्री में, तो आलू चिप्स को छोड़कर हम जो केमिस्ट्री में जो रियल एग्जांपल होता है ना उसको देखते हैं। ठीक है, हमने क्या किया, हमने हाइड्रोजन ले ली एक तरफ गैस फॉर्म में, और एक तरफ हमने ऑक्सीजन ले ली। ठीक है, ये भी गैस फॉर्म है, और इससे मिला हमें H2O। ठीक है, ये हमने हाफ ली और ओके। ठीक है, तो हमें मिला H2O लिक्विड फॉर्म में। तो अगर आप ध्यान से देखो, जो H2O है वो इन्हीं का एक प्रोडक्ट है। ठीक है, और इसमें जो डेल की वैल्यू है वो समथिंग -285 किलो जूल आती है, माइनस 285 किलो जूल मोल, -285 एंथैल्पी हमारे पास आ रही है, -285। ठीक है, जो हमारे पास क्या थी, डेल सुपरस्क्रिप्ट क्या थी अपने पास, एफ एच, ये। तो ये जो वैल्यू हमारे पास आ रही है वो माइनस में आ रही है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, हम सिस्टम में कोई हीट नहीं दे रहे हैं, मतलब सिस्टम के अंदर कोई हीट नहीं जा रही है, सिस्टम खुद अपनी हीट को रिलीज कर रहा है। पता ना कि अगर माइनस साइन हो तो सिस्टम वर्क कर रहा है, और अगर प्लस साइन हो तो बाहर से इस पर वर्क हो रहा है, मतलब बाहर से इसमें एनर्जी आ रही है, और अगर माइनस साइन हो तो अंदर से एनर्जी रिलीज हो रही है। तो इसका मतलब अगर हमें ये रिएक्शन करवानी है, अगर हमें ये रिएक्शन करवा के हमें ये प्रोडक्ट चाहिए, तो जो भी सिस्टम में होंगे, जिस सिस्टम में भी ये गैसेज होंगी ना, तो उस सिस्टम से एनर्जी रिलीज होगी, तब जाके हमें ये रिएक्शन मिलेगी। कुल मिला के बात यही है कि ऐसा जो प्रोडक्ट हो, कोई प्रोडक्ट हो, वो अपने ही एलिमेंट से निकले, उसको हम स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की रिएक्शन में डाल देते हैं। ये जो अपनी रिएक्शन एंथैल्पी होती है ना, वो ये दोनों एक्चुअली सेम ही होती है, इसमें एक ही बस फ़र्क होता है। जो हमने शुरू में रिएक्शन एंथैल्पी देखी है ना,
उसमें क्या था मेन कि प्रोडक्ट की एंथैल्पी निकालो माइनस जो रिएक्टेंट है उसकी एंथैल्पी निकालो, दोनों को माइनस कर लो, हमारे पास एंथैल्पी रिएक्शन आ जाती है, सॉरी एंथैल्पी आ जाती है वही, बस इसमें फ़र्क इतना है, हमने इसमें डेल एफ, ये अपने पास स्टैंडर्ड एंथैल्पी फॉर्मेशन, और एक तरफ हमारे पास क्या था रिएक्शन एंथैल्पी, इन दोनों में सेम है, बस इतना सा फ़र्क है ये अपने एलिमेंट से ही निकलता है, इसको अपना ही एलिमेंट चाहिए, लेकिन ये किसी भी एलिमेंट से क्रिएट हो सकता है, ठीक है। इन दोनों बस इतना ही फ़र्क है कि ये केवल अपने एलिमेंट से निकलेगा और ये किसी से भी निकल सकता है, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ही समझ में आ गया। अब इसमें जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो देखते हैं। तो रिएक्शन एंथैल्पी में हमारे पास जो फोर्थ टाइप की जो रिएक्शन आती है वो आती है हमारे पास थर्मो केमिकल इक्वेशन। क्या होती है? कोई इक्वेशन है उसको बैलेंस करना, मतलब हमने एक प्रोडक्ट, हमने जो एक रिएक्टेंट लिया और उस रिएक्टेंट का कंबशन हुआ, मतलब वो ब्रेक हुआ, अब जो वो ब्रेक हुआ उसको बैलेंस करना, वो हमारे पास थर्मोकेमिकल इक्वेशन में आती है वो रिएक्शन, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल देखो, हमने इथेनॉल लिया, ठीक है, हमने एक बिग प्रोडक्ट लिया, ओके, लिक्विड, हमने इस तरफ ऑक्सीजन ली, डाई ऑक्सीजन, ठीक है, जो हमारे पास गैस फॉर्म में है। जब इन दोनों की रिएक्शन हुई तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड आई और हमारे पास वाटर आया, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो इसका कंबशन हो रहा है, कंबशन मीन्स ब्रेक हो रहा है, ये ब्रेक हो रहा है, उसके बाद ये बैलेंस, हम इसको बैलेंस कर रहे हैं, ठीक है। तो इस टाइप की जो रिएक्शन होती है ना, कि किसी में एक प्रोडक्ट हो उसका कंबशन हो, मतलब वो ब्रेक हो और उसको हम बैलेंस करें, ये बैलेंस हो रहा है। देखो ये कोफिशिएंट जो हम यूज़ करें 2 3 3 3, इसको बैलेंस करने के लिए, ठीक है। तो बैलेंस इक्वेशन मतलब जितना हमने रिएक्टेंट लिया उतना हमें प्रोडक्ट मिला, इसलिए हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इस टाइप की जो रिएक्शन होती है ना उसको हम थर्मोकेमिकल इक्वेशन कहते हैं। और अगर आप इसकी एंथैल्पी कैलकुलेट करो तो हमारे पास इसकी जो एंथैल्पी आती है वो आती है -1397 किलो जूल मोल। दैट मीन्स अगर माइनस साइन आ रहा है तो क्या हो रहा है, ये हीट को रिलीज कर रहा है अपनी जिस सिस्टम में, मान लो अगर एक सिस्टम है, ठीक है, उस सिस्टम के अंदर ये लिक्विड एंड गैस है, ठीक है, तो उनको ये प्रोडक्ट क्रिएट करने के लिए अपनी हीट को रिलीज करना पड़ेगा, मतलब कूल डाउन होना पड़ेगा, है ना। अगर इनका मान लो 35 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है तो इनको नेगेटिव में आना पड़ेगा, तब जाके हमें ये प्रोडक्ट मिलेंगे, ठीक है। प्लस साइन है, अगर हम प्लस में एंथैल्पी आती है दैट मीन्स हम इसको एनर्जी दे रहे हैं, तब हमें ये मिलेगा। मतलब इसका हम देखो, अगर आपने इसमें थोड़ा सा पहले मैंने बताया था कि कोई केमिकल फैक्ट्री होती है, वहाँ हम एंथैल्पी का कैसे यूज़ करते हैं, यहाँ हमने एंथैल्पी कैलकुलेट करी और हम ये बता सकते हैं कि अगर हमारे पास माइनस साइन है, मतलब इतनी हमारे पास वैल्यू है, तो हमें ये रिएक्शन करवाने के लिए हमें कितनी हीट इसमें से रिलीज करवानी पड़ेगी। और अगर हमारे पास मान लो कि प्लस में आता तो ये समझ में आ जाता है कि इस रिएक्शन को, ये प्रोडक्ट हमें लेने के लिए कितनी एनर्जी, कितनी हीट इसको देनी पड़ती, कितने टेम्परेचर इसको इंक्रीज करना पड़ता। तो एंथैल्पी इस टाइप से हमारी केमिकल फैक्ट्रीज होती है ना उसमें काम आता है, ठीक है। इसमें कुछ पॉइंट्स हैं वो देख लेते हैं। इसमें जो फर्स्ट पॉइंट है वो कहते हैं जो हम ये कोफिशिएंट यूज करते हैं ना, जो हम ये कोफिशिएंट यूज करते हैं ये मॉलिक्यूल्स नहीं है, ठीक है, ये मॉलिक्यूल्स नहीं, ये मोल्स होते हैं, मतलब मॉलिक्यूल्स नहीं मोल्स। देखो एक मोल में समथिंग 6.26 × 10⁻23 इलेक्ट्रॉन होते हैं, मॉलिक्यूल होते हैं, सॉरी, या एटम मान लो, ठीक है। इसमें इतने एटम होते हैं एक मोल में, और मॉलिक्यूल्स क्या होता है, ओनली वन। अगर मान लो अगर मॉलिक्यूल H2O है तो एक मोल में इतने H2O होंगे। तो ये जो हम कोफिशिएंट यूज करते हैं ना, ये हम मोल्स लेते हैं ना कि मॉलिक्यूल्स, हम इतनी वैल्यू लेते हैं ना कि एक, ठीक है। इसका सेकंड पॉइंट देखते हैं। तो इसमें हमारे पास सेकंड पॉइंट आता है, उसको हम एक रिएक्शन से समझते हैं, ठीक है। हमारे पास एक रिएक्शन दे रखी है, एक्चुअली जो सेकंड पॉइंट कहता है वो ये जो कोफिशिएंट है ना इनके बारे में बताता है, ठीक है। पहले जो पहला पॉइंट था वो बताता है कि ये मोल्स में होंगे, अब अगर ये चेंज हो तब क्या फ़र्क पड़ता है वो बताएंगे, ठीक है। तो हमारे पास एक रिएक्शन है जिसमें Fe2O3 सॉलिड में हमारे पास, हाइड्रोजन गैस में है, Fe हमें सॉलिड मिलता है और H2O हमें लिक्विड में मिलता है। तो ये किस टाइप की हमारे पास
रिएक्शन है, ये हमारे पास इससे पहले जो हमने थर्ड पॉइंट पढ़ा था ना, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, मतलब कोई प्रोडक्ट बन रहा है तो अपनी एलिमेंट से बनेगा, मतलब जैसे आलू से चिप्स बना रहे थे ना उस टाइप से। तो हमारे पास ये स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन टाइप की रिएक्शन है, क्योंकि Fe2O3 इसी से हमारे पास जो प्रोडक्ट बन रहा है वो इसी से बन रहा है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, जो रिएक्शन एंथैल्पी का जो फॉर्मूला तो वो लगा के देखते हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन पे भी यही लगता है और सेम फॉर्मूला लगता है दोनों में, ठीक है। क्या था, प्रोडक्ट की एंथैल्पी माइनस सम अप ऑफ प्रोडक्ट एंथैल्पी माइनस सम अप ऑफ रिएक्टेंट एंथैल्पी, ठीक है, सम कर देंगे। तो अगर हम देखें, सॉरी, हमारे पास H2O है, तो H2O की जो एंथैल्पी 3 है, हमारे पास जो कोफिशिएंट है वो 3 है, और इसकी एंथैल्पी हमें दे रखी है -285.83, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर प्लस में क्या था, सेकंड वाले की देखते हैं, इसकी जो वैल्यू है 0 है, ठीक है, माइनस। और रिएक्टेंट की देखेंगे, तो रिएक्टेंट की अगर हम एंथैल्पी देखें तो Fe2O3 दे रखा है, इसकी वैल्यू हमें दे रखी है, ठीक है, 824.2, ठीक है। इसमें कोई कोफिशिएंट नहीं है, देखो, तो कोई कोफिशिएंट नहीं आएगा। प्लस H2 की ये भी वैल्यू हमारे पास 0 दे रखी है इसकी, ठीक है। जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास -33 किलो जूल समथिंग हमारे पास इसकी वैल्यू आती है, ठीक है। इस एंथैल्पी को अगर हम इस टाइप से कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास -33 हमारे पास ये वैल्यू आएगी। लेकिन इफ़ हम ये जो कोफिशिएंट है इनकी वैल्यू चेंज कर दें, इसको बैलेंस हम एक अलग तरीके से करें, तभी जो एंथैल्पी की जो वैल्यू वो चेंज होगी, ठीक है। अगर हम मान लो यहाँ पर 1/2, ठीक है, इसको कर देते हैं 3/2, ये हमारे पास ओनली Fe आया और ये आया 3/2, ठीक है। तो अगर हम इसकी वैल्यू देखें तो हमारे पास H2O में क्या कर देंगे 3/2, इसको, और Fe में क्या कर देंगे इंटू 1/2, और जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास -16 समथिंग किलो जूल में कोई वैल्यू आती है। दैट मीन्स ये क्या कहना चाहता है, हम रिएक्शन जो हमारे पास जो रिएक्शन दे रखी है उसको हम किस टाइप से, कितनी कोफिशिएंट से हम उसको बैलेंस करते हैं वो भी डिपेंड करता है। देखो सिंपल सी बात है, अगर हम जो प्रोडक्ट हैं वो कम वैल्यू के लेंगे, मान लो हमें जो प्रोडक्ट है वो 5 मोल ले रहे हैं हम, ठीक है, जो प्रोडक्ट है वो हम 5 मोल ले रहे हैं, ठीक है, और एक तरफ हम प्रोडक्ट 10 मोल ले रहे हैं बैलेंस करने के लिए, ठीक है ना, बैलेंस करने के लिए। हम बैलेंस इसको कम में भी कर सकते हैं, ज़्यादा में भी कर सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, अगर कम वैल्यू हम ले रहे हैं तो इसमें एनर्जी कम लगेगी, इसको एनर्जी कम देनी पड़ेगी और इससे एनर्जी कम निकलेगी। वहीं अगर इनकी वैल्यू हम ज़्यादा से बैलेंस कर रहे हैं, मान लो 2, 3, 4 से कर रहे हैं, तो सिंपल सी बात है, जो प्रोडक्ट है उस जो रिएक्टेंट है उसकी वैल्यू बड़ी है। एक तो मान लो हम इतने से पानी को गर्म करें और एक हम इतने पानी को गर्म करें, तो फ़र्क तो होता है ना, ये पानी जल्दी ठंडा होगा, जल्दी गर्म होगा, वहीं इतना पानी को ज़्यादा टाइम लगेगा गर्म और ठंडे होने में। बस वही बताना चाहता है ये, कि हम कितनी वैल्यू से इसको बैलेंस करते हैं ना, ये उस पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। आई थिंक समझ में आ गया होगा। सिंपल सी बात है यार, अगर हम एक गिलास पानी को गर्म करें तो गर्म होने या ठंडे होने कितना टाइम लगेगा, मतलब कम एनर्जी लगेगी। वहीं अगर हम बड़े से पतीले में कोई पानी को गर्म करें तो सिंपल सी बात है उसमें एनर्जी ज़्यादा लगेगी, ठीक है। तो ये सेकंड पॉइंट वही बताना चाहता है, ये कुल मिला के कोफिशिएंट के बारे में बात करता है, ठीक है। थर्ड पॉइंट देखते हैं इसका। तो इसमें जो थर्ड पॉइंट है वो हमें ये कहता है कि अगर कोई रिएक्शन है, ठीक है, ये हमारे पास रिएक्शन है और इससे हमें एक प्रोडक्ट मिला, ठीक है, और जो इसकी एंथैल्पी हमारे पास आई, मतलब इसकी एंथैल्पी माइनस इसकी एंथैल्पी, तो टोटल मिला के जो हमारे पास एंथैल्पी आई, वो जो साइन हमारे पास आता है ना, मान लो हमारे पास यहाँ पर नेगेटिव आया है, अगर चलो हम एक बार मान लेते हैं ये रिएक्टेंट है अपने पास, ठीक है, और ये हमारे पास प्रोडक्ट निकल के आया है। एक बार मान लो कि जो हमारे पास प्रोडक्ट है वही रिएक्टेंट है और हमारे पास ये प्रोडक्ट निकल के आया, ठीक है, एक्सचेंज रिवर्स प्रोसेस है। तो जो रिएक्टेंट है हमारे पास उससे जो प्रोडक्ट मिला है, हमारे पास यहाँ पर एंथैल्पी आ रही है टोटल, अगर इन दोनों की नेगेटिव कर आपस में 91.8 माइनस में। लेकिन अगर यही रिवर्स कर दें
तो जो हमारे पास जो एंथैल्पी है इसका जो साइन है वो भी रिवर्स हो जाता है, मतलब अगर माइनस है तो प्लस है, अगर प्लस है तो माइनस हो जाता है। ये हमें इसमें थर्ड पॉइंट ही हमें बताता है थर्मोकेमिकल इक्वेशन में, ठीक है। तो इसमें 3 पॉइंट थे टोटल मिला के, जो बात है वो एंथैल्पी एंड कोफिशिएंट के ऊपर है ये इसमें, ठीक है। इस टॉपिक में ये कोफिशिएंट का क्या रोल है जो हम बैलेंस करने के लिए यूज करते हैं, और जो एंथैल्पी उसका क्या रोल है, तो हमें यही बताता है ये पॉइंट। अब इसमें जो फिफ्थ जो रिएक्शन वो देखते हैं। तो इसमें जो हमारे पास जो फिफ्थ टाइप की जो रिएक्शन आती है वो हमारे पास आती है हैश लॉ। एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने डिस्कवर किया था इस बात को, हैश लॉ कांस्टेंट हीट ऑफ समेशन, हीट ऑफ समेशन। नाम काफ़ी बड़ा है लेकिन बहुत सिंपल है ये, ठीक है। क्या है, मान लो मैं यहाँ खड़ा हूँ ए पॉइंट पे, मतलब मेरा घर है, और मुझे कोई प्लेग्राउंड में जाना है खेलने के लिए, ठीक है। तो यहाँ से मैं यहाँ जो जाता हूँ, ठीक है, मान लो कि मैं यहाँ पहले मार्केट में गया, फिर मार्केट के बाद मैं कहीं कोई किसी दोस्त से मिलने गया, ठीक है, फ्रेंड से मिलने गया। फ्रेंड के बाद मैं कहीं कोई शॉप पे गया, ठीक है, कोई दूसरी शॉप पे गया, और फिर मैं यहाँ पहुँचता हूँ, ठीक है। तो फिर मैं यहाँ पहुँचता हूँ बी पॉइंट पे। तो जो टोटल एंथैल्पी होगी ना वो इनका सम अप होगी, मतलब ये इनको ऐड कर दो, हमारे पास टोटल एंथैल्पी आ जाएगी ए पॉइंट से बी पॉइंट तक की। सिंपल, मतलब ये हमने एंथैल्पी ली, मान लो ए से हमने मार्केट तक गए, इसको मतलब डेल मार्केट वाली एंथैल्पी काउंट कर लो, प्लस फ्रेंड वाली एंथैल्पी काउंट कर लो। एंथैल्पी मीन्स हीट ट्रांसफर, एनर्जी का ट्रांसफर, ठीक है, एट कांस्टेंट प्रेशर, तो उससे दिमाग लगा लो। प्लस मैं रिएक्शन बता रहा हूँ, तो वैसे नॉर्मल एग्जांपल बता रहा हूँ, रिएक्शन में क्या होता है वो बता रहा हूँ। मान लो फिर मैं शॉप पे गया, इसकी हीट कर लो, और फिर मैं शॉप से यहाँ तक गया, तो शॉप से मैं बी पॉइंट तक गया, ठीक है, शॉप से मैं बी पॉइंट तक गया। तो ये जो टोटल एंथैल्पी होगी वो ए से बी पॉइंट तक की हमारे पास ऐड ऑन हो जाएगी। सिंपल, मतलब ये स्टेप्स है ना, इनको काउंट कर दो। ये स्टेप्स, स्टेप्स जो होती हैं ना, जो भी स्टेप्स हो रिएक्शन के अंदर उनको ऐड कर दो, हमारे पास टोटल एंथैल्पी आ जाती है। मान लो हमारे पास कोई रिएक्टेंट है, अब वो कैसे ऐसे थोड़ी है कि भाई कोई रिएक्टेंट है हमारे पास और उसको हमने बस कुछ किया और हमें डायरेक्ट प्रोडक्ट मिल गया। बहुत कई बार कुछ रिएक्शन बहुत लंबे प्रोसेस होते हैं, काफ़ी टाइम लग जाता है उन प्रोसेस को कंप्लीट करने में। अलग अलग टाइप से हमें उसमें कैटलिस्ट बनाने पड़ते हैं, बहुत काम करना पड़ता है, तब जाके हमें एक प्रोडक्ट मिलता है। तो कुछ भी हो रहा हो, कैसे भी करके हमने प्रोडक्ट क्रिएट कर लिया आखिरकार। जैसे आलू से डायरेक्ट चिप्स तो नहीं बन जाते ना, बहुत प्रोसेस होता है। कोई भी चीज़ से डायरेक्ट तो कोई चीज़ नहीं बनती, कोई काफ़ी प्रोसेस होता है ना लंबा, उसी टाइप से। तो उन सबको ऐड कर दो तो हमारे पास टोटल एंथैल्पी आ जाती है। ये बताया हैश लॉ ने, हैश जो साइंटिस्ट ने ये बताया, ठीक है। कोई भी एग्जांपल ले लो यार, जैसे कार है, कार कैसे बनती है, डायरेक्ट तो बन नहीं जाती, हमें उनको सबको ऐड करना पड़ता है, उसकी इंजन को क्रिएट करना पड़ता है, उसकी पूरी डिजाइनिंग क्रिएट करनी। तो टोटल जो हुआ, जो कुछ भी हुआ एक गाड़ी बनाने में, उस सबको ऐड कर दो, वो हमारे पास टोटल एंथैल्पी आ जाती है। ये हमें फिफ्थ पॉइंट बताता है इसका रिएक्शन एंथैल्पी का, हैश लॉ, ठीक है। लेकिन हम किस में बात करेंगे, इसमें भी जो रिएक्शन होगी वो स्टैंडर्ड वैल्यू में होगी। इसमें भी जो रिएक्शन होगी ना वो स्टैंडर्ड वैल्यू, स्टैंडर्ड मीन्स प्रेशर होना चाहिए 1 बार, टेम्परेचर होना चाहिए 298 केल्विन, ये इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू। अगर आप देखो तो सभी रिएक्शन लगभग स्टैंडर्ड वैल्यू में ही है। सारी जो इक्वेशन हमने पढ़ा है, जो ए पॉइंट बी सी, सभी स्टैंडर्ड वैल्यू लेती है, स्टैंडर्ड कंडीशन में हमने सब पढ़ा है, ठीक है ना। तो ये कुल मिला के जो रिएक्शन एंथैल्पी की जो 5 टाइप थी वो हमने पढ़ लिए। हमने एक पार्ट पहले से वीडियो ने उसमें 2 पढ़ ली थी, अब इसमें हमने 3 और देख लिए। तो यहीं पे जो रिएक्शन एंथैल्पी वो हमारे पास एक तरीके से कंप्लीट हुई है। अब उसके हम टाइप्स देखेंगे, ठीक है। और आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। सिंपल है यार, ज़्यादा कुछ है नहीं। अगर कहीं कुछ समझ नहीं आया तो थोड़ा सा दिमाग लगाना वहाँ पे, बहुत इजी है यार। एक में कोफिशिएंट की बात कर रहा है, एक में स्टैंडर्ड कंडीशन की बात कर रहा है, मतलब इन वैल्यू की बात कर रहा है, और एक में बोल रहा है कि सबको जोड़ दो तो हमारे पास टोटल एंथैल्पी आ जाती है।
बस यही तो कह रहे हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा।